मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दादाजी ने चक्री रोकने की जितनी कोशिश की वो उतनी ही तेजी से घूमती चली गई। हाथ से धक्का देने वाली उस लकड़ी की चक्री में अब कोई मशीन जैसी ताकत आ गई थी, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे जोर जोर से घुमा रहा हो। दादाजी की हथेलियां चक्री के डंडे पर थे, मगर उनका पूरा जोर बेकार जा रहा था। लकड़ी की चरचराहट रात के सन्नाटे में ऐसे गूंज रहे थे जैसे कोई पुराना दरवाज़ा बार बार खुल बंद हो रहा हो। बच्चा चक्री पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। ना डर था ना घबराहट। उसकी आंखें सीधे दादाजी की तरफ थे, मगर उन आंखों में कोई चमक नहीं थे, जैसे किसी ने कागज पर सिर्फ आंखों का खाका बना दिया हो और उसमें रोशनी भर दी गई हो। दादाजी ने फिर पूछा, बेटा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। बच्चे ने वैसे ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो वहीं हैं, हमेशा वहीं रहते हैं, आप देख नहीं पाते। दादाजी की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई। मेला मैदान पूरी तरह खाली था। दूर दूर तक सिर्फ बुझी हुई मशालों की राख और जमीन पर बिखरे कागज के टुकड़े नजर आ रहे थे। बाकी सारे कारीगर और दुकानदार अपने अपने तंबुओं में सो चुके थे। हवा में उस रात एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश आने वाली हो, मगर आसमान बिल्कुल साफ था और तारे यूं चमक रहे थे जैसे किसी ने काले कपड़ों पर चांदी के छींटे मार दिए हों। दादाजी ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और चक्री के पास जाकर बच्चे का हाथ पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उनकी उंगलियां बच्चे की कलाई के करीब पहुंची, एक ठंडी सी लहर उनके पूरे बदन में दौड़ गई, जैसे किसी ने बर्फ के पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। उनका हाथ बीच हवा में ही रुक गया। बच्चा भी उसी अंदाज में बैठा था, बेपरवाह, जैसे उसे इस दुनिया की किसी बात की कोई फर्क ना हो। दादाजी वहां से पीछे हटे और तेज कदमों से अपने तंबू की ओर भागे। उन्होंने अपने साथी, जिनका नाम महेश काका था, उनको जगाया। महेश काका कमेटी के सबसे पुराने आदमी थे। उम्र में दादाजी से भी बड़े और गांव-गांव घूमते उन्होंने ना जाने कितने अजीबोगरीब बातें देखी और सुनी थे। काका काका जल्दी उठिए, बाहर चक्री पर एक लड़का बैठा है, अपने आप ही चल रही चक्री। दादाजी की आवाज कांप रहे थे। महेश काका पहले तो झुंझलाए, फिर दादाजी का चेहरा देखकर समझ गए कि मामला मजाक का नहीं है। दोनों लालटेन लेकर बाहर निकले, मगर जब तक वो चक्री के पास पहुंचे वहां ना कोई बच्चा था, ना ही चक्री हिल रहे थे। सब कुछ वैसा ही शांत था जैसा मेला खत्म होने के बाद होना चाहिए था। महेश काका ने लालटेन ऊंची करके चारों तरफ देखा, फिर दादाजी की तरफ मुड़कर बोले, तुझे वहम हुआ होगा, थका हुआ था, नींद में उठा, कुछ भी दिख सकता है। दादाजी कुछ ना बोले। वो जानते थे कि जो उन्होंने देखा वो वहम नहीं था, मगर रात के उस पहर में बहस करने का कोई फायदा नहीं था। दोनों अपने अपने तंबू में लौट गए, मगर उस रात दादाजी को नींद नहीं आई। वो पूरी रात करवटें बदलते रहे और जब भी आंख लगने को होती उन्हें वही चरचराने की आवाज आती, कभी दूर से कभी बिल्कुल पास से।
अगली सुबह मेला फिर से जमने लगा। धूप निकल आई और रात का सारा खौफ दिन की रोशनी में कहीं गुम सा हो गया। दादाजी ने सोचा कि शायद सच में उन्हें थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा, मगर दिन में जब वो चक्री को ठीक करने बैठे तो उन्हें एक अजीब बात नजर आई। चक्री की एक लकड़ी की सीट जहां रात को बच्चा बैठा था, वहां छोटे छोटे नाखूनों के निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने बहुत जोर से उस लकड़ी को पकड़ रखा हो। दादाजी ने उंगली फिराई तो पाया कि निशान ताजे थे, जैसे अभी अभी बने हों। उस दिन शाम को मेला फिर से चला। बच्चे झूले पर, चक्री पर, हर जगह हंसते खिलखिलाते नजर आए। दादाजी ने पूरे ध्यान से हर बच्चे को देखा, ये सोचकर कि शायद वो लड़का दिन में भी कहीं नजर आ जाए, मगर ऐसा कोई बच्चा नहीं दिखा। रात होते होते मेला फिर खाली होने लगा। इस बार दादाजी ने तय किया कि वो जल्दी सोने के बजाय जागते रहेंगे। उन्होंने अपने तंबू के बाहर एक चारपाई डाल ली और लालटेन जलाकर बैठ गए। ये काम बहाना बनाकर कि हिसाब किताब का बकाया काम निपटाना है। महेश काका भी उनके पास आकर बैठे। हालांकि उन्होंने ऊपर से दिखाया कि वो सिर्फ बीड़ी पीने आए हैं। रात के करीब 9:30 बजे मेला मैदान पूरी तरह सुनसान हो चुका था। हवा एकदम थम गई थी, जैसे पेड़ों ने भी सांस रोक ली हो। तभी दादाजी को फिर वही आवाज सुनाई दी। महेश काका ने भी सुना। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और बिना कुछ कहे दोनों लालटेन लेकर चक्री की ओर बढ़े। इस बार मंजर और भी ज्यादा डरावना था। चक्री पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 बच्चे बैठे थे। तीनों की उम्र अलग अलग लग रही थी। कोई 7 साल का, कोई 10 का, कोई शायद 12-13 का। तीनों की आंखें एक जैसी थी, बेजान, गहरी, जैसे किसी कुएं के अंदर झांक रहे हों। चक्री उस तरह से ही अपने आप घूम रही थी। इस बार आवाज भी साथ में थी। बच्चों की हल्की हल्की हंसी, मगर वो हंसी इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने हंसी के रिकॉर्डिंग को उल्टा बजा दिया हो और फिर उसे धीमा कर दिया हो। महेश काका के हाथ से लालटेन छूटते छूटते बची। उन्होंने दादाजी का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाए, चलो यहां से, अभी क्या अभी। मगर दादाजी की टांगें जैसे जमीन में गड़ गई थी, वो हिल नहीं पा रहे थे। तभी बीच वाले बच्चे ने, जो शायद 10 साल का था, सिर घुमाकर सीधा दादाजी की तरफ देखा और बोला, बाबा बुला रहे हैं, साथ चलो, हम भी अकेले हैं, तुम भी थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बैठ जाओ। इतना सुनते ही महेश काका ने जोर से दादाजी को खींचा और दोनों उल्टे पांव तंबू की ओर भागे। इस बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तंबू में घुसते ही महेश काका ने कपड़ों का पर्दा गिरा दिया और दोनों रात भर एक दूसरे से सटकर बैठे रहे, ना सोएं, ना ठीक से सांस ले पाए। सुबह होते ही महेश काका ने फैसला किया कि इस गांव के किसी बुजुर्ग से बात करनी चाहिए। मेला कमेटी में एक और आदमी था जिनका नाम गणेशी लाल था। वो उसी इलाके के आसपास के थे और यहाँ के रीति रिवाज अच्छे से जानते थे। गणेशी लाल को जब पूरी बात बताई गई तो उनका चेहरा एकदम फक पड़ गया था। तुम लोग उस जगह मेला मत लगाओ, ये मैदान पहले भी एक बार शापित हो चुका है। गणेशी लाल ने आवाज धीमी करते हुए कहा। महेश काका और दादाजी दोनों ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। गणेशी लाल थोड़ी देर चुप रहे, जैसे पुरानी बातों को याद करते हुए मन में तरतीब लगा रहे हों। फिर बोलना शुरू किया। आज से कोई 15-16 बरस पहले
इसी जगह पर एक दूसरा मेला लगा करता था। उस वक्त भी घोड़े वाली चक्री हुआ करते थे, बस उसका मालिक अलग था। एक आदमी था, नाम था बंशीलाल। वह अपने 3 बच्चों के साथ मेले मेले में घूमता रहता था। चक्री चलाना ही उसका काम था। उसकी बीवी बरसों पहले मर चुकी थी किसी बीमारी में, तो वो अकेले ही 3 बच्चों को पाल रहा था, साथ लेकर घूमता था। गणेशी लाल ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा। बंशीलाल शराब का बड़ा आदी था। दिन भर मेहनत करता, रात को शराब पीकर बेसुध पड़ जाता। उसके 3 बच्चे दिन में मेले में काम करते और रात को उसी चक्री के पास खेलते रहते, क्योंकि घर जैसा तो उनका कुछ था नहीं। वो एक जगह से दूसरी जगह डेरा डालते रहते थे। एक रात मेला बंद होने के बाद बंशीलाल हमेशा की तरह शराब पीकर सो गया। उसके 3 बच्चे उस चक्री पर खेलने लगे, अंधेरे में, बिना किसी के निगरानी के। चक्री हाथ से धकेलने वाली थी तो बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर घुमाते और खुद की बारी आने पर बैठकर मजा लेते। खेलते खेलते चक्री की एक कील ढीली हो गई और अचानक पूरी चक्री एक तरफ झुक गई। 3 बच्चे नीचे गिर पड़े और चक्री का लोहे का भारी पहिया ठीक उनके ऊपर आकर गिरा। गणेशी लाल की आवाज़ अब और धीमी हो गई थी। गांव वालों ने सुबह देखा तो 3 बच्चे वहीं पर पड़े थे। बंशीलाल जब नशा उतरने पर जागा तो उसने अपने बच्चों को इस हाल में देखा तो उसका दिमाग फिर गया। वो चीखता रहा, रोता रहा। अपने बच्चों को बचा ना पाने के मलाल में वो अंदर ही अंदर खुद को खाता रहा। कुछ ही महीनों बाद उसने खुद भी उसी मैदान के एक पेड़ से लटक कर जान दे दी। उसके बाद से गांव वालों ने उस जगह कभी मेला नहीं लगाया। ये पहला मौका था कि किसी को इस बात का पता नहीं था और फिर वहाँ मेला लग गया। दादाजी और महेश काका दोनों सुन्न रह गए। दादाजी को अचानक वो बच्चे की बात याद आई। बाबा बुला रहे हैं, हम भी अकेले हैं। उनकी रूह कांप गई। मतलब वो 3 बच्चे अब भी वहीं उसी मैदान में अपने बाबा के साथ हर रात उसी चक्री पर बैठकर खेलने की कोशिश करते थे, बिना ये जाने कि अब वो इस दुनिया के नहीं रहे। महेश काका ने कहा कि अब मेला वहाँ से हटा लेना चाहिए, मगर बाकी कमेटी के लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। पैसों का सवाल था और मेला बीच में बंद करना घाटे का सौदा था। 1-2 लोगों ने तो ये भी कहा कि दादाजी और महेश काका को वहम हुआ है, बुढ़ापे में आंखें धोखा देने लगी हैं। मगर दादाजी जानते थे कि जो उन्होंने देखा वो वहम नहीं था। उस रात मेला कमेटी ने आखिरकार तय किया कि एक रात और मेला चलाया जाएगा, फिर अगले दिन सामान समेट कर वहां से कूच कर लिया जाएगा। पैसों का दबाव इतना था कि कोई भी बीच में नुकसान उठाने को तैयार नहीं था। दादाजी ने बहुत समझाया मगर बात नहीं बनी। उस आखिरी रात मेले में कुछ अजीब सी बेचैनी थे। जो दुकानदार और कारीगर पहले हंसी मजाक करते थे वो उस रात चुपचाप अपना काम निपटा रहे थे। शायद हवा में ही कुछ ऐसा था जो सबको महसूस हो रहा था, भले ही किसी को पूरी बात ना पता हो। बच्चों की भीड़ भी उस दिन कुछ कम थे, जैसे गांव के बूढ़े बूढ़ों ने अपने अपने बच्चों को जल्दी घर बुला लिया हो। रात करीब 8:30 बजे मेला समेटा जाने लगा। दादाजी ने खुद चक्री के पास जाकर उसे मजबूती से बांध दिया, ये सोचकर कि शायद अगर चक्री हिल ही ना सके तो रात को कुछ होगा ही नहीं। उन्होंने मोटी रस्सियों से चक्री के पहियों को जमीन में गड़ी खूंटियों से बांध दिया। महेश काका ने भी हाथ बटाया तो उन्होंने चैन की सांस ली और अपने तंबू में जा बैठे। रात के करीब 11 बजे जब पूरा मेला मैदान सुनसान हो चुका था, अचानक दादाजी की नींद एक अजीब सरसराहट से खुली।
उन्होंने कान लगाकर सुना। वही आवाज़, बिल्कुल वैसे ही जैसे रस्सियों से बंधी चक्री से आने नामुमकिन थे। दादाजी और महेश काका दोनों उठ बैठे। दोनों की हिम्मत तो नहीं हो रही थी बाहर जाने की, मगर तंबू के पर्दे की एक छोटी सी दरार से दोनों ने बाहर झांका। जो नज़ारा उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। चक्री बंधी हुई भी घूम रहे थे, रस्सियां खिंची हुई थे, कसकर बंधी हुई खूंटियां हिल रहे थे, मगर चक्रे फिर भी अपनी जगह पर घूम रहे थे, जैसे लकड़ी और लोहे को इस बात की कोई परवाह ही ना हो कि उसे बांधा गया है। चक्री पर इस बार तीनों बच्चे बैठे थे और उनके ठीक बगल में जमीन पर खड़ा एक लंबा दुबला पतला आदमी दिख रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, सिर झुका हुआ था, मगर उसके गले में कुछ लटका हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कोई रस्सी का फंदा अब भी उसकी गर्दन से लिपटा हो। वो आदमी बंशीलाल हाथ बढ़ाकर चक्री को धक्का दे रहा था और हर धक्के के साथ उसके मुंह से एक भर्राई हुई आवाज़ निकल रही थी, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत टूटा हुआ गीत गुनगुना रहा हो। शब्द साफ नहीं थे, मगर उसका दर्द उस आवाज़ में साफ झलक रहा था। महेश काका ने दादाजी का हाथ पकड़ा और दोनों वहीं ज़मीन पर बैठ गए, आंखें बंद करके मन ही मन भगवान का नाम जपने लगे। उन्हें याद था कि गांव में बड़े बूढ़े कहते थे कि ऐसे वक्त पर आंख ना मिलाओ, ना कुछ बोलो, बस भगवान का नाम लेते रहो जब तक चीज़ खुद ही चली ना जाए। करीब आधे घंटे तक वो चूं चूं की आवाज़ और वो भर्राया हुआ गीत सुनाई देता रहा। फिर धीरे धीरे आवाज़ कम होती गई और कोई दूर जा रहा हो वैसा लगने लगा। जब दादाजी ने आंखें खोलने की हिम्मत जुटाई तो बाहर सन्नाटा था। चक्री अपनी जगह पर वैसे ही बंधी खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही दादाजी और महेश काका ने बाकी कमेटी वालों को जगाया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब एक पल भी वहाँ नहीं रुकना। इस बार किसी ने बहस नहीं की। शायद रात को किसी और ने भी कुछ महसूस किया था, या फिर दादाजी और महेश काका के चेहरे का रंग ही इतना उड़ा हुआ था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की। मेला समेटा गया, सामान बैलगाड़ियों पर लादा गया और दोपहर होते होते पूरी कमेटी उस गांव से रवाना हो गई। जाते वक्त दादाजी ने एक बार पीछे मुड़कर उस खाली मैदान की तरफ देखा। दूर पेड़ों के झुरमुट के पास उन्हें एक धुंधली सी परछाई खड़ी नजर आई, लंबी दुबली, सिर झुकाए हुए। दादाजी ने आंखें मली और जब दोबारा देखा वहाँ कुछ नहीं था। शायद वो सिर्फ हवा में हिलती एक टहनी का साया था, या शायद कुछ और। बाद में कुछ साल बाद दादाजी को गांव के एक बुजुर्ग से पता चला कि उस मैदान में कभी कभार, खास तौर पर अमावस की रातों में, बच्चों की हंसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं और साथ में एक मर्द की सिसकियां भी। गांव वालों ने उस जगह को धीरे धीरे भुला दिया था। वहाँ खेती होने लगी थी, मगर कोई भी रात को उस मैदान के पास से गुजरना पसंद नहीं करता। दादाजी कहते थे कि उस रात के बाद उन्होंने कभी किसी बच्चे को अकेला मेले में देर तक रहने नहीं दिया। वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ ही मेला देखने आए और अंधेरा होने से पहले घर लौट जाए। शायद यही वजह थी कि जब भी वो ये कहानी सुनाते आखिर में एक बात ज़रूर जोड़ते हैं, रोहन बेटा, अकेलापन बड़ी अजीब चीज़ होती है। इंसान हो या रूह, अकेला रह जाए तो साथ ढूंढता ही है। वो तीनों बच्चे और उनका बाबा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे,
बस उन्हें एक साथी चाहिए था, कोई जो उनके साथ चक्री पर बैठे, उनकी अधूरी हंसी को पूरा कर सके। इसलिए कभी भी अकेले खाली मैदान में रात के अंधेरे में मत भटकना, पता नहीं कौन तुम्हारा साथी बनने के लिए तरस रहा हो। रोहन उस रात दादाजी की गोद में सिमटा हुआ कमरे की मध्यम रोशनी में बाहर की झींगरों की आवाज़ सुनते हुए बहुत देर चुप बैठा रहा। उसे नहीं पता था कि उसे डर लग रहा है या उसे उन 3 बच्चों पर तरस आ रहा है, जो शायद आज भी किसी भूले बिसरे मैदान में अपने बाबा के साथ किसी अनजान साथी के इंतज़ार में अंधेरे में चक्री घुमा रहे हों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।